हे गाइस, आप लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो की पढ़ाई करने वाले हैं। हम लोग चैप्टर 2 की पढ़ाई कर रहे थे। हमने इस चैप्टर 2 पे 2 वीडियो को कवर कर लिया था एंड इस चैप्टर का नाम जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उस पे हमने 2 वीडियो को कवर कर लिया था। ये तीसरा वीडियो है। ओके, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो ज़रूर देख ले, बिकॉज आपको आगे की पढ़ाई समझ में नहीं आएगी। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर आगे इस वीडियो को देखिए, इससे क्या हुआ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने माइक्रो होते हैं कि उन्हें हम लोग अपने आँख से नहीं देख सकते। उन्हें हम अपने खुली हुई आँख से नहीं देख सकते। हम माइक्रोस्कोप का हेल्प लेते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, इसलिए इसका नाम जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब रखा गया है। ओके, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वे हमें कई तौर पे फ्रेंडली होते हैं और कई तौर पे हमें फो भी होते हैं। मतलब हमारे लिए बहुत मामले में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और कई मामलों में हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज़ कमर्शियली करते हैं, मेडिसिनली करते हैं, एंटीबायोटिक्स के रूप में करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीनिंग करने के लिए करते हैं। काफ़ी ऐसे काम है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हेल्प करता है और काफ़ी ऐसे कंडीशन होते हैं जहाँ पे हम लोग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें अफेक्ट करता है, हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो ये जो हमारा वीडियो है वो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। हमारा इस चैप्टर का छठा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करते हैं अब हम लोग। राइजोबियम इन्वॉल्व्ड इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इज लेग्यूमिनस प्लांट पल्सेस। जो राइजोबियम होता है, आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा होगा कि राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में नूडल्स में पाया जाता है। मतलब जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों की गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और फिर वो सॉइल में उस नाइट्रोजन को मिक्स करता है, जिससे नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल की फिक्सेशन को बढ़ा देता है, उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। Rhizobium lives in the root nodules of leguminous plants such as beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. मैं आपको बता दूं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को लाभ ही लाभ होता है। मतलब एक जो ऑर्गेनिज्म होता है वो भी लाभ में रहता है और उससे जो प्लांट्स होता है, फिर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो भी लाभ में होता है। तो राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स के नूडल्स में पाया जाता है, नूडल्स में पाया जाता है। मतलब वो दलहनी पौधे के जड़ों की गांठ में पाया जाता है, जैसे बीन्स हो गया, पीज हो गया, मूंग हो गया, मूंगफली हो गया। इन सब जितना भी अपने लेग्यूमिनस देख रहे हैं, दलहनी पौधे देख रहे हैं, इन सभी के गांठ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और फिर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। Sometimes नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। ये मैं बता दूं कि जो लाइटनिंग होती है, बिजली जो चमकती है, गरजती है, उसके कारण भी नाइट्रोजन की मात्रा सॉइल में ऐड हो जाती है। ओके, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमोसफेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन इतना है कि जो नाइट्रोजन है हमारे एनवायरनमेंट का, एटमोसफेयर का, वो कांस्टेंट है। अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। हमने तो पहले ये जान लिया कि नाइट्रोजन हमारे सॉइल में कहाँ से आती है। मतलब जो लेग्यूमिनस प्लांट होती है उसके रूट के नूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है और वो एटमोसफेयर से नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल में ऐड करता है। या फिर जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली गरजती है, उससे भी क्या होती है कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे सॉइल में बढ़ जाती है, क्योंकि जो लाइटनिंग होती है वो अमोनिया की होती है। मतलब उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है और जैसे ही वो गरजती है, तो जैसे ही वो बिजली धरती पे गिरती है, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है उससे सॉइल में बढ़ जाती है। हम लोग नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं।
आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। ओके, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। अगर आपको ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस का परसेंटेज पता होगा तो आप उसको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैस का मात्रा कितना एटमॉस्फेयर में, तो उनका आप डिटेल में हमें ज़रूर बता दें। लेकिन जो नाइट्रोजन होती है उसकी 78% मौजूदगी होती है एटमॉस्फेयर में। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन को, क्लोरोफिल को, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स को बनाने में, उसको कंस्टिट्यूट करने में, निर्माण करने में आवश्यक होती है। नाइट्रोजन के हेल्प से ही, नाइट्रोजन के चेन के द्वारा ही, नाइट्रोजन के केमिकल रिएक्शन के कारण ही प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स बनते हैं। और आपको पता होगा कि ये जितना भी आप कंपाउंड्स देख रहे हैं, जितना भी आप न्यूट्रिएंट्स देख रहे हैं, ये हमारे लिए और पौधे के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, आवश्यक होती है। क्योंकि इससे ही, इन सारे कंपाउंड से ही, इन सारे न्यूट्रिएंट से ही हम लोग डेवलप कर पाते हैं, ग्रोथ कर पाते हैं। एक सीड से एक पौधा डेवलप कर पाता है, वो भी हेल्दी एंड हमें क्रॉप देता है। इन सारे चीज़ों की वजह से ही, प्रोटीन्स की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन की वजह से। और नाइट्रोजन कहाँ से आता है? तो आपको पता होगा कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद है, और उसी से हम लोग, उसके ही प्रक्रिया के द्वारा हम लोग क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड जितना भी कंपाउंड्स हैं वो सभी बनते हैं। ओके, लेकिन एक बात याद रखिए कि जो नाइट्रोजन होता है वो एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट है, 78% ही है। कभी वो 77% घटा नहीं, कमा नहीं, या कभी 79% हुआ नहीं। ओके, तो वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो केमिकल्स होते हैं, जो एटॉमिक मास होता है, आपने अगर नाइन्थ क्लास में हमें पढ़ना है कि जो एटॉमिक मास होते हैं वो ना ही तो बढ़ते हैं और ना ही घटते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि क्या होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इन सारे लॉ के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो इतना जान लीजिए कि जो नाइट्रोजन होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट होता है, वो 78% ही होता है। वो 1% भी नहीं घटता है, ना ही 1% बढ़ता है, बल्कि वो कांस्टेंट होता है। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plant and animals। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उन्हें हम लोग डायरेक्टली नहीं ले सकते, उससे केमिकल रिएक्शन होता है और फिर हमारे बॉडी में प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन बनता है। हम उसे डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, ना ही ले पाते हैं। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds of nitrogen। कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो क्या करता है कि सॉइल फिक्स नाइट्रोजन करता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेता है और फिर उसे सॉइल में फिक्स करता है, उसको कंपाउंड में चेंज कर देता है। जैसे नाइट्रोजन है तो उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, कुछ और में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो जो वो नाइट्रोजन है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर कुछ बैक्टीरिया है उसे एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करके, वो जो बैक्टीरिया होते हैं उसको कंपाउंड्स में बदल देते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में बदल देते हैं। लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि कैसे बैक्टीरिया काम करता है। तो जो भोजन होती है, सीरियल्स होती है, उसमें वीट होती है, ग्रेन होती है, तो हम उसे पौधे से पाते हैं, लेकिन हम उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं करते। हम उसमें काफ़ी मेथड के द्वारा हम उस भोजन को बनाते हैं, पकाते हैं और तब जाकर के हम उसे खाते हैं। आप कभी ऐसा देखें कि कोई इंसान, या फिर आप कभी खाते हैं रोज़ गेहूँ एक मुट्ठी खा लिया, ऐसा तो नहीं होता। आप उस गेहूँ को काटते हैं, सुखाते हैं, फिर आप उसे धोते हैं, उसे सुखा करके फिर चक्की में देते हैं उस गेहूँ को पीसने के लिए, फिर आटा बनता है, फिर आटा को आप गूँथते हैं, फिर उससे रोटी बनाते हैं और रोटी बनाकर फिर उसे हम लोग तवा पे सेकते हैं और फिर खाते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं। हम उस ग्रेन को डायरेक्टली नहीं ले पा रहे हैं, नहीं लेते हैं और नहीं ले पा रहे हैं। उसी प्रकार जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की, हम उसे डायरेक्ट नहीं लेते हैं, उसका हम कंपाउंड्स जो बैक्टीरिया द्वारा बनता है उस कंपाउंड्स को हम यूज़ में लाते हैं। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system। एक बार ये जो नाइट्रोजन है वो अपने कंपाउंड्स में बदल गया, अपने उपयोगी कंपाउंड्स में जो बदल जाता है, फिर वो प्लांट्स क्या करता है, उसे मिट्टी में, उस मिट्टी से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है अपने रूट द्वारा उस मिट्टी में मिले हुए नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो एक कंपाउंड के रूप में है, वो प्लांट जो होती है उन
कंपाउंड्स को अपने रूट के द्वारा अपने पत्तियों तक, अपने हर एक पार्ट तक पहुंचाती है और फिर उससे क्या होती है कि फसल तैयार होती है और उस फसल को फिर हम अपने उपयोग में लाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग प्लांट पे डिपेंड और प्लांट जो है वो सॉइल पे डिपेंड और सॉइल में जो मिली हुई न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल पे डिपेंड, प्लांट जो है वो सॉइल में मिली हुई न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड है। और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो बैक्टीरिया द्वारा एटमॉस्फेयर से कंपाउंड में चेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन है वो प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स को सिंथेसिस करता है, मतलब वो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स के रूप में बन जाता है उन बैक्टीरिया के द्वारा और फिर जो प्लांट होती है उसे सिंथेसिस करती है प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स के रूप में उन नाइट्रोजन को, प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स के रूप में उस नाइट्रोजन को सिंथेसिस करती है, मतलब एब्जॉर्ब करती है रूट के द्वारा, उसे सॉइल से अपने आप में टेक करती है, ग्रहण करती है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दिस प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। और जैसे ही कोई जानवर या फिर हम लोग उस प्लांट्स को खाते हैं, मतलब प्लांट्स कहने का मतलब हम लोग प्लांट्स जो भी उपजी हुई फसल होती है, सीरियल्स होती है, वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स होती है, अगर हम उन फ्रूट्स वेजिटेबल एंड सीरियल्स को खाते हैं तो हमें वो प्रोटीन और जो नाइट्रोजन का अलग अलग कंपाउंड्स है लाइक विटामिन या फिर जो भी मिनरल्स होता है वो सभी हमारे बॉडी में क्या हो जाते हैं? मौजूद हो जाते हैं। वो सभी बैलेंस डाइट हमारे में प्रेजेंट हो जाते हैं। जो हमें आवश्यक होती है वो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे बॉडी में प्लांट के द्वारा प्रेजेंट हो जाती है, हमारे बॉडी में मौजूद हो जाती है। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into nitrogenous compounds to be used by plant again। और फिर जैसे वो प्लांट या फिर एनिमल डाई हो जाता है उससे क्या करता है कि बैक्टीरिया एंड फंगी जो सॉइल में प्रेजेंट है उसे नाइट्रोजन वेस्टेज में कन्वर्ट करता है और फिर वो नाइट्रोजन वेस्टेज जो है वो एक नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है और फिर वो प्लांट के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब होने लगता है, यूज़ किया जाने लगता है उस प्लांट के द्वारा। मतलब कि एक रिसाइकल हो रही है, मतलब साइकिल चल रही है कि मतलब एक एटमॉस्फेयर से उस मिट्टी में नाइट्रोजन मिली और वो नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज हो गया प्लांट के रूट के द्वारा, फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड प्लांट में पहुँचता है, वो प्लांट क्रॉप को प्रोड्यूस करता है, फिर हम लोग उस क्रॉप को खाते हैं या फिर प्लांट को लेते हैं और फिर जैसे ही हमारी मृत्यु होती है फिर वो प्लांट डाई करता है तो फिर वो सॉइल में मिल जाता है और वो नाइट्रोजन वेस्टेज प्लांट के द्वारा एक नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल जाता है और फिर उसे प्लांट जो है वो फिर से यूज़ करने लगता है, फिर उसको लेने लगता है। तो क्या हो रहा है कि एक साइकिल चल रहा है, मतलब एक पर एक डिपेंड है, ओके, साइकिल हो रहा है। इसी के कारण क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो 78% ही कांस्टेंट है, वो बढ़ता नहीं है ना ही घटता है, वो कांस्टेंट है। बिकॉज जो हम लोग साइकिल हो रहा है वो एक के बाद एक साइकिल चलते जा रहा है। Certain other bacteria convert some part of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस नाइट्रोजन को गैस में परिवर्तित कर देता है, उस नाइट्रोजन को यूज मिलाकर अपने गैस में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है और वो गैस फिर से जाकर के एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट है, वो जो नाइट्रोजन का वैल्यू है वो कांस्टेंट है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remains more or less constant। मतलब जो रिजल्ट है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का वो मोर और लेस कांस्टेंट है, मतलब हल्का या फुल्का थोड़ा सा प्रभाव पड़ता होगा लेकिन कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। आप यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को देख सकते हैं कि कैसे हमारा एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कांस्टेंट है। तो हम चलिए एक बार इस साइकिल को देख लेते हैं। देखिए ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेयर में मिला हुआ नाइट्रोजन जो 78% कांस्टेंट है, वो क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन वो बैक्टीरिया द्वारा जो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके नोडल्स में जो पाए जाते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया उनके द्वारा फिक्स किए जाते हैं, उनको मिट्टी में उस नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। फिर बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड और फिर वो बैक्टीरिया क्या होता है कि उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में बदल देता है, उसके तत्व में उसके कंपाउंड में बदल देता है। फिर वो नाइट्रोजन कंपाउंड जो है जो बना हुआ चीज़ है जो कंपाउंड है वो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल वो मिट्टी में मिल जाता है। वो नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है वो मिट्टी में मिल गया और वो मिट्टी में से क्या हुआ कि बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन टू गैसेस नाइट्रोजन। और फिर क्या हुआ कि जो ये
कंपाउंड है वो फिर बैक्टीरिया के द्वारा ही गैसियस में बदला जाता है और वो गैस फिर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में चला जाता है। पर यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि जो कंपाउंड यहाँ पे एक ये देखिए कि कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल जो मिल गया वो अपटेक बाय प्लांट्स, वो क्या हुआ कि प्लांट के द्वारा भी अपटेक किया जाता है फिर या और जो कुछ बचे हुए नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा गैसेस चेंज में बदला जाता है, गैसेस फॉर्म में बदला जाता है और वो एटमॉस्फेयर में जाकर बदल जाता है। और कुछ जो कंपाउंड के नाइट्रोजन होते हैं वो प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं, प्लांट के द्वारा लिया जाता है। वो प्लांट क्या करता है कि एनिमल ईट प्लांट्स, और फिर जो एनिमल्स होते हैं जो जंतु जानवर है जो है जैसे हम लोग कुत्ते बिल्ली जो भी हैं वो उस प्लांट्स को खाते हैं, गाय जो भी है उन सारे प्लांट्स को खाते हैं। जो प्लांट्स नाइट्रोजन को लिए हुए नाइट्रोजन कंपाउंड को टेक किए हुए उस प्लांट्स को ही हम लोग खाते हैं। और फिर वो हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजनस बेस्ड फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, और जो हम लोग मल पदार्थ मतलब हमारे जो मल पदार्थ है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है या फिर हम लोग की मृत्यु होती है तो उसमें नाइट्रोजन वेस्टेज जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है वो मौजूद होते हैं। और फिर वो क्या होते हैं कि फिर वो जाकर के डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, और फिर वो जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन वो मिट्टी में मिल गया और वो फिर जो मिट्टी में जो हमारा कंपाउंड्स है वो नाइट्रोजन गैसेस में चेंज हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा और फिर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में जाकर वो गैस मिल जाता है। जिसके कारण क्या है कि इन सारे साइकिलिंग के द्वारा जो हम देख रहे हैं वो जो साइकिल हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बैक्टीरिया के हेल्प के द्वारा हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। इसलिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है, अपना काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट होता है, वो ना ही बढ़ता है और ना ही घटता है। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, यहीं तक वीडियो ख़त्म होती है। ओके सो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना। और आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस का परसेंटेज हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, आप उसे कमेंट में ज़रूर बता देना। और आपको ये वीडियो कैसे लगी ये भी बता देना कमेंट करके हमें। और हाँ, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इससे क्या होगा कि उन्हें भी आसानी तरीके से चैप्टर को पढ़ने को मिले ताकि उनके माइंड में साइंस सब्जेक्ट के लिए कोई डर ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप हमारे साथ अंत तक बने रहें इसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात कि आप मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके, इससे क्या होगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छा बन सकते हैं। क्योंकि जो पढ़ाई होती है वो अभी काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइफ को, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करती है। अगर हम आज नहीं पढ़ते तो हमारे फ्यूचर पर बैड अफेक्ट पड़ सकता है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और अगर आप कुछ करेंगे नहीं, आप कुछ बनेंगे नहीं तो आपका जन्म लेना ही मतलब बेकार है। ओके सो आप मन लगा करके पढ़ें, इस वीडियो को समझें, बार बार वीडियोस को देखें। अगर आपको जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट हमें ज़रूर कर दें कि हाँ हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उसको फिर आपको सही से बता देंगे, आपको कमेंट करके सही से बता देंगे।